जो पार्ट हो वो भाषा और साहित्य के नज़रिए से थोड़ा व्याकरणिक उसमें हो आना चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा विशेष अपने हम लोग बातचीत करें। जो हिंदी के अध्येता हैं, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, वो इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी शब्द का प्रयोग हमें सायास जानबूझकर करना चाहिए जहां उसकी महत्ता और उपयोगिता हो और उचित स्थान हो। एक भी शब्द आप इधर उधर करेंगे तो वो चीज बिखर जाएगी। आचार्य कुंतक संस्कृत में है, जिन्होंने वक्रोक्त जीवितम नाम का ग्रंथ लिखा है, और वक्रोक्त जीवितम में वो कहते हैं कि बहुत सारे शब्दों के होते हुए भी किसी अर्थ का सटीक वाचक शब्द एक ही होता है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि जैसे जो आप पर्यायवाची आप प्रयोग में लाते हैं, तो पहली बात तो आप ध्यान दीजिए कि हिंदी में कोई भी शब्द किसी भी शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। 8वीं तक बताने के लिए ठीक है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि है और विधु है, बादल का पर्यायवाची पयोद है, नीरद है, ये ठीक है 8वीं तक। 12वीं तक भी ठीक है, चलिए। लेकिन जैसे आप उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता। हिंदी में कोई रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है, ये जान लीजिए आप। कोई न कोई अंतर होता है। तो एक तो ये, जैसे मैं कहूँ दुख के कितने पर्यायवाची हैं, आचार्य शुक्ल के कोश में देखेंगे आप तो दुख के 60-70 शब्द मिलेंगे। लेकिन दर्द, वेदना, शोक, संताप, खेद, कष्ट, विषाद, ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हुए भी अलग अलग हैं। अब सामान्य दुख प्रकट करने के लिए आप शोक तो प्रकट नहीं कर सकते ना, लेकिन ऑफिसर्स में जो शोक प्रस्ताव लाए जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गलत है। हर जगह विषाद तो नहीं कर सकते आप। संताप मानसिक कष्ट है, जो सामान्य कष्ट से अलग है। वो आप यूँ समझ लीजिए जैसे किसी के यहाँ किसी की बीमारी का समाचार आप सुनते हैं तो आपको दुख होता है। आप उसे देखने नहीं जा पाए तो आपको खेद होगा, नहीं आ पाए खेद है दुख की ही पर्यायवाची। बीमार है, बीमार का हाल सुनकर आपको दुख हुआ, आप देखने नहीं जा पाए तो बहुत खेद हुआ। जब उसकी मृत्यु हो गई तो आपको शोक हुआ, उसके घर वालों को पीड़ा होगी और उसकी पत्नी को संताप होगा। ये अलग अलग भाव हैं और इसकी डिग्री है अलग अलग। कम से कम हिंदी के अध्येता को शब्दों का वह जो प्रयोग है जानना चाहिए। और अगर आप कविताएं वगैरह लिखते हैं, आप साहित्य के भी विद्यार्थी से ऊपर आप कवि हैं, सृजनात्मक साहित्य लिखते हैं, तो आपको तो और भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता, रिप्लेसमेंट नहीं होता, सूक्ष्म अंतर होता है। बिहारी के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा था कि शब्दों को नगीने की तरह वो जड़ देते हैं। एक भी शब्द को इधर उधर हटा दीजिए तो उसका अर्थ बदल जाता है, बिखर जाता है। ये हिंदी, अब साहित्य की तरफ अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो हमें ये जानना होगा कैसे कोई शब्द किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हुए हम लोग कक्षाओं में पढ़ाते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। ये बेस्ट वर्ड्स क्या है? सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम। वो जो सर्वोत्तम क्रम है, आप शब्दों का सही रूप जाने, आप शब्दों का सही प्रयोग जाने, ये भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सवाल कर सकते हैं सर ऐसे तो सामान्यतः हम बोलते ही हैं कि बादल का पर्यायवाची तो बहुत सारा होता है, चंद्रमा का होता है, लेकिन जरा बात अंतर आप देखें। बहुत ज़्यादा अगर अंतर आपको जानना है तो पंत की एक पुस्तक है पल्लव, आप पल्लव की भूमिका देखें तो वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने वायु,
पवन, हवा, सलिल, इनका जो बताया है उन्होंने अंतर बहुत अच्छा पंत जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। और इसलिए मैं कहता हूँ साहित्य के या हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को पल्लव रचना पढ़ने से पहले पल्लव की भूमिका पढ़नी चाहिए, जो करीब करीब उस संग्रह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मात्रा में भी ज़्यादा है। तो अब जैसे कहा कि पर्यायवाची नहीं होता है, तो आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कहने चलो इसके बदले ये रख लेते हैं, इसके बदले ये रख लेते हैं, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आइए गंभीरता से विचार करें जरा हम लोग। आंख के लिए हमारे पास 3 शब्द हम दे रहे हैं आपको। आंख, नयन और नजर पर्यायवाची हैं, तीनों पर्यायवाची हैं। आंख, नजर और नयन। अब जरा प्रयोग करें। आंख लग गई, नींद आ गई। नजर लग गई, बुरी दृष्टि पड़ गई। और नैन लग गया, बताने की आवश्यकता नहीं, नैन लड़ गई है तो। बहरहाल अब आप देखें, आंख, नजर और नैन तीनों पर्यायवाची होते हुए हिंदी का एक विद्यार्थी, हिंदी का एक अध्येता, हिंदी का एक शोधार्थी, हिंदी का एक प्राध्यापक कहता है कोई बात नहीं, आंख की जगह नजर रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता, पर्यायवाची तो है। लेकिन आंख लग गई की जगह नजर लग गई आप नहीं कह सकते। नजर लग गई की जगह आंख लग गई आप नहीं कह सकते। आंख लग गई, नजर लग गई, दोनों की जगह नैन लग गया, आप इसको नहीं कह सकते। इन तीनों में जो अंतर है वही अंतर दुख, वेदना, व्यथा, कष्ट, संताप, शोक, खेद, इन सब में, रंज, गम, इन सब में है। और इस सूक्ष्म अंतर को आपने व्याकरण से भाषा ठीक कर ली, ये तो दीवार बन गई, कोई बात नहीं, भाषा की दीवार आपने तय कर ली। लेकिन जब भाषा से साहित्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको इस सूक्ष्मांकन की तरफ आना होता है। व्याकरण से कस लेना केवल भाषा को साहित्य नहीं है। भाषा के शब्दों को बना लेना, केवल भाषा की दीवार खड़ी कर लेना साहित्य नहीं है। जिस तरह से घर की दीवार बना लेना घर नहीं होता है। घर होने के लिए कुछ और होता है। दीवारें खड़ी कर ली वो घर नहीं है। कमरे सजा लिए वो भी घर नहीं है। नासिर काज़मी का एक शेर है कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे कि मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मकान और घर में अंतर होता है। ऐसे ही अगर भाषा का स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। व्याकरण से कस लिया, वो भी कोई जरूरी बात नहीं हो गई, क्योंकि मैंने बताया जो अंतर आता है वो आता है साहित्य में आकर। अब आप इस अंतर को समझिए। संस्कृत का एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति अपने 2 बेटों को, एक को कहता है कि तुम व्याकरण पढ़ के आओ, और दूसरे को कहता है कि तुम साहित्य पढ़ के आओ। एक बेटा व्याकरणाचार्य होके आ गया, एक जो है साहित्याचार्य होके आ गया। तो जो साहित्य में पारंगत होकर आया वो, और व्याकरण में जो पारंगत होकर आया वो, दोनों आए। पिताजी ने कहा दोनों बैठ जाओ। एक तरफ एक बेटा व्याकरण वाला, दूसरी तरफ साहित्य वाला बैठ गया। जो व्याकरण वाला था वो व्याकरण और भाषा का एक प्रकांड था। जो साहित्य वाला था उसे व्याकरण भाषा तो आती ही थी, साहित्य में भी उसे महारत हासिल थी। तो उसने एक वाक्य दिया बनाने के लिए। उसने कहा कि तुम एक अनुवाद करो। आपने अनुवाद पढ़ा था ना अभी कुछ दिन पहले, कि पेड़ पर, दरवाजे पर एक पेड़ है, सूखा पेड़ है, और उस पर एक कौवा बैठा हुआ है। इसका अनुवाद करो। मैं
शुष्क व्याकरण और सरस साहित्य की बात कर रहा हूँ। तो व्याकरण वाले ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, तो हमारा विषय है ये। उसने कहा कि द्वारे एकः शुष्कः वृक्षः अस्ति, तस्योपरि एकः काकः तिष्ठति। हो गया व्याकरण के नियम से ठीक। साहित्य वाले ने इस वाक्य का अनुवाद किया कि द्वारे विलसति शुष्को तरुवर, द्वारे विलसति नीरस तरुवर, तापर तिष्ठति एकः काकः। बात वही है। भाषा और व्याकरण की समृद्धि आपको ठीक ठीक अभिव्यक्ति का कौशल दे देती है, लेकिन जब उसमें साहित्य का मेल होता है तो वो जो भाषा में सरसता आती है, भाषा में जो भावनात्मकता आती है, वो आपको एक साहित्य का विद्यार्थी बनाती है। तो ये अंतर हमें कम से कम जब हम भाषा और व्याकरण में परफेक्ट हो जाएं, जब साहित्य में आए, ये जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अब जब मैंने ये कहा कि आपको कम से कम भाषा और व्याकरण के अनुशासन के साथ साथ शब्दों के प्रयोग का सामर्थ्य भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ रचना करते हैं, आप कवि हैं, तो आपके सामने ये सवाल आता है कि कैसे शब्दों का हम प्रयोग करें, अंतर कैसे आता है, जरा ये देखें। चलिए हम चंद्रमा शब्द का प्रयोग लेते हैं अपने सामने, और चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची आपको जानकारी है। शशि है, राकापति है, रजनीश है, विधु है, चांद है, चंद्रमा है, चंद्र है। अब देखने में तो सब एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन जरा आप प्रयोग करें। मान लीजिए आप कविता लिखते हैं, मान लीजिए आप साहित्य के विद्यार्थी हैं सॉरी, अब नायिका का मुख अगर चंद्रमा की तरह है तो उसके लिए जो प्रयोग करेंगे वो क्या कहेंगे? सिय मुख सुंदर चंद्र समान। शशि मुखी कहा गया स्त्री के लिए, नवोढ़ा नायिका के लिए, युवती के लिए शशि मुखी शब्द का प्रयोग किया गया। रजनीश मुखी तो नहीं कह सकते ना, राकापति मुखी तो नहीं कह सकते ना, या रजनीपति मुखी तो नहीं कह सकते ना, उसको नहीं कह सकते। अब आप देखें, जब फुल मून जिसे आप कहते हैं उसके लिए चंद्रमा शब्द का प्रयोग होता है। चांद जिसे कहते हैं, आप उर्दू में कहते हैं चांद। और जो बाल रूप होता है चांद का, चंद्रमा का छोटा रूप, उसके लिए शब्द का प्रयोग होगा चंद्र। अब अगर आप थोड़े से जागरूक हैं तो अगर चंद्रमा के बाल रूप का वर्णन करना होगा तो चंद्र खिलौना। सूर्य ने इसीलिए कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। ध्यान दीजिए, वो चंद्रमा का कोई और रूप ला सकते थे, लेकिन वहां चूंकि बाल रूप लाना है इसलिए चंद्र खिलौना। नायिका का मुख कैसा है? विधु वदनी है, विधु है, वो शशि है। और शशि और विधु में भी अंतर है, ध्यान दीजिए। शशि और विधु में वो अंतर है जो अवस्था का अंतर होता है। अवस्था के अनुरूप शशि और विधु का प्रयोग होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप शब्दों का एक सटीक प्रयोग जानते हो। बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम। आप शब्दों के जो 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 पृथक पृथक अर्थ हैं आप उनको भी जानें। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। बादल लीजिए, बादल बहुत प्यारा शब्द है। तो बादल के घन हैं, जो कुछ अच्छे शब्द पर्यायवाची के हूँ मैं बताऊँ आपको। जीमूत शब्द है, कालिदास ने किया मेघदूत में। जीमूत शब्द का, जीमूत का मतलब होता है जो जीवन देता है। जीवनम मुंचतीत जीमूत,
बादल के लिए आया है शब्द ये। तो जीमूत शब्द है, घन शब्द है, बादल शब्द है, मेघ शब्द है, पयोद शब्द है, अंबु शब्द है। अंबुद बादल के लिए। अब आप कहेंगे कि ये सब पर्यायवाची तो हो गए, लेकिन पर्यायवाची नहीं हो गए। बादल शब्द का प्रयोग आप सामान्य करेंगे, जो आसमान में अभी आज ही आंधी पानी बहुत जोर से आ गया था, तो जो सामान्यतः बादल गरजते हैं, घुमड़ते हैं, उनको हम बादल कहते हैं। उमड़ते घुमड़ते जो होते हैं वो ऐसे ही धुआं जैसे होते हैं, वो बादल होते हैं। ध्यान दीजिए, उनका काम केवल गरज तड़क कर घुमड़ कर डरा देना है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो जो गरजने वाले हैं बादल, बरसने का काम उनका नहीं है, वो तो गरज के चले गए। तो जो गरज के चले गए वो बादल। जो पानी का दान करते हैं वो हैं जलद, जल को देते हैं। जो समुद्र से जो पानी बादल बनने की प्रक्रिया है तो सभी जानते हैं, आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे, 10वीं तक तो पढ़े ही हैं। बादल उठता है तो समुद्र से जो बादल को उठाकर ले जाता है, पानी को बनाकर, वो बादल से काम नहीं चलेगा। अब उसके लिए जो शब्द लिया वो अंबुवाह, यानी अंबु यानी बादल को, पानी को वहन करने वाला है, जो ढोने वाला है वो अंबुवाह है। तो जो कुछ ढोने की क्रिया है वो अंबुवाह से होगी, जो केवल घुमड़ने उमड़ने की क्रिया होगी वो बादल से होगी। और ध्यान दीजिए, जो आवाज करेगा, जोर से गड़गड़ाएगा, वो घुमड़ उमड़ के चला गया, फिर वो गड़गड़ाने वाले आ गए। वो कौन आ गए? वो घन आ गए। घन यानी कि घनघना रहे हैं, गरज के चले गए, बरसे ऐसे नहीं, अभी भी बरसे नहीं। तो घन भी बरसता नहीं है। पानी देने के लिए जो रूप है बादल का वो है मेघ। इसलिए जब बच्चे में कविता आप लिखते हैं बच्चों के लिए, तो काले मेघा पानी दे, आप बादल से पानी नहीं मांगते, है ही नहीं उसके पास। अंबुवाह के पास, बेचारे के पास केवल ढोने का काम है। पानी बरसाने का जो काम है वो मेघ करता है, इसीलिए मेघ कहते हैं, मेहन करना। मेघ के पास पानी देने की क्षमता है। और आप याद कीजिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक आपने पढ़ा होगा। उस आषाढ़ के पहले दिन, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, जिस मेघ को देखकर किसान टकटकी लगाकर देखता है उन बादलों की तरफ कि वो बरसेंगे, नहीं बरसते, तो वो जो पहली फुहार पड़ती है उसके लिए जीमूत शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने। शब्दों का प्रयोग आप देखिए, इतने सारे पर्यायवाची। कुंतक ने कहा कि एक ही शब्द के तमाम सारे शब्दों के होते हुए भी अभिप्रेत अर्थ का वाचक कोई एक ही शब्द होता है। और जिस दिन भाषा और व्याकरण के अध्ययन के बाद उस सही शब्द की पहचान हो जाएगी, उस दिन आप साहित्यकार हो जाएंगे, उस दिन आप कवि हो जाएंगे। और जो वो साहित्य जिसके लिए उर्दू में लफ्ज़ है अदब, साहित्य क्या सिखाता है हमें? अदब सिखाता है। तो हम वो अदब भी सीख जाएंगे। और इस अदब तक की जो यात्रा है वो मुश्किल है, कठिन है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, और थोड़ा सा हम गंभीरता में जाएं और ज़रा हम गहराई में जाएं। तो अभी हमने चंद्रमा की बात की थी। अब आप देखिए, जो चंद्रमा, जो पूरा फुल मून चंद्रमा जिसे आप कह रहे हैं, थाल से उपमा दी गई है। चंद्रमा की उपमा थाल से दी गई है। पूर्णिमा का चांद। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो चांद के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है लूनर। हमारे बहुत सारे साथी सुने होंगे, क्योंकि जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण जिसे कहते हैं। तो लूनर का मतलब होता है चांद। अब देखिए, मून शब्द भी है
लेकिन मून का प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं उस साहित्य के अध्ययन की विशेष कोटि में ले जाना चाह रहा हूँ आपको कि लूनर शब्द है। लूनर का मतलब चांद, उसी से लूनर स्क्लिप्स बना है। अब लूनर से ही एक शब्द और बना है जो बहुत प्यारा शब्द है, उसको भी जानना चाहिए। लूनेटिक, LUNATIC, लूनेटिक। और लूनेटिक का मतलब होता है पागल। शब्दकोशों में आपको मिलेगा प्रामाणिक। तो अब लूनर शब्द है, लूनर चांद, और लूनेटिक पागल। अब ध्यान दीजिए आप, पागल की भी कई कैटेगरी हो गई ना। सामान्यतः तो मैड शब्द से काम चला लेते हैं आप, मैड माने पागल, लेकिन मैड हर पागल के लिए नहीं कह सकते आप। पागल की भी अलग अलग कैटेगरी होगी भाई। कोई धन दौलत के लिए पागल हुआ होगा, कोई संतान के लिए पागल हुआ होगा, कोई समाज के लिए पागल हुआ घूमता होगा, कोई देश के लिए पागल हुआ घूमता होगा, कोई प्रेम में भी पागल होगा। तो जो प्रेम में पागल होते हैं उनके लिए शब्द है लूनेट। बात है, आप शायरी जो करते हैं जो लोग, चांद भी आपको मारता है, चांद मारा शब्द है हिंदी में, पता नहीं हमारे मित्रों ने सुना है कि नहीं। एक चांद मारा शब्द है जिसे चांद ने मारा। क्या हुआ भाई, समुद्र के किनारे आप जाते हैं, चंद्रमा खिला हुआ है, चांदनी रात है, चांद को देख करके आप पागल हो जाते हैं। जो चांद को देखकर पागल हो जाए वो लूनेटिक होता है। कौन कौन पागल होते हैं चांद को देखकर? जितने भी भावुक मना व्यक्ति होते हैं, जितने भी कवि और शायर होते हैं, जितने भी प्रेमी होते हैं, वो चांद को देखकर पागल हो जाते हैं। वाह, क्या दृश्य है, चांद ने पागल बना दिया। क्यों होता है भाई? वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में 80% पानी है, और चांद को भी पानी, चांद में भी पानी है। तो चांद के पानी को देखकर आपके जो शरीर का पानी है उधर खिंचता है, आकृष्ट होता है। और ये पानी का खिंचाव ही तो है वो जो ग्रहण होता है, वो भी ज्वार, ज्वार ज्वार भाटा जिसे आप कहते हैं, ज्वार पानी खिंचता है ना, तो आपके शरीर का भी पानी खिंचता है। तो आप चांद को देखकर, तो जो चांद को देखकर पागल हो जाए वो लूनेटिक होता है। जिसे लूनर, जिसे चांद ने मारा हो। अभी आप शायरी में आप कह सकते हैं कि हमें चांद ने मारा। कवि, शायर, प्रेमी, भावुक मना, ये होते ही हैं, तो वो लूनेटिक हो गए। अब आप देखिए ये लूनर शब्द का जो प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है। कम से कम जो हिंदी के अध्येता हैं, इस तरह के जो शब्दों का एक जो बारीक अध्ययन है, आप कम से कम जब विद्यार्थियों को बताएं, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो कविता के विद्यार्थी हैं, जो उपन्यास पढ़ा करते हैं, जो कहानियां पढ़ते हैं, जब आप उनको उस लेवल पर ले जाएंगे तो आपको इन शब्दों का अलग अलग अर्थ जानना जरूरी होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी से मिलता जुलता शब्द है। जब हमने बादल की बात की थी, तो बादल पर जो सबसे अच्छी जो कविता मानी जाती है वो सॉरी कालिदास की मानी जाती है। कालिदास ने उसका नाम मेघदूत रखा। मेघ, ध्यान दीजिए, मेघदूत, मेघ के पास पानी है। पानी का मतलब उसके अंदर भावुकता है, भावना है, वो द्रवणशील है, वो उस यक्ष की जो पत्नी यक्षिणी है उसकी पीड़ा को संभाल सकता है, जान सकता है, जानता है। और इसीलिए वो मेघ अपने साथ पानी लेकर जा रहा है वहां, दूत बनाकर। इसलिए कालिदास के पात्र यक्ष ने उसको अलकापुरी में भेजा और ये कहा कि जो तुम्हारे पास है वो तुम लेके जाना और वहां यक्षिणी के आंगन में उसको बारिश के रूप में गिरा देना।
आनंद ने भी यही लिखा है, वहीं से लेके उधार। कबहू आ बिसासी सुजान के आंगन, मोह असुआन को लय बरसों। कालिदास ने कहा मैं एक से कि तुम उस जाना वहाँ पर और पहचान लेना अपनी भाभी को, और वो आंगन में बहुत मलिन अवस्था में बैठी होगी, और वहाँ जा। तो मेघदूत कहा उन्होंने, अम्बुबा दूत नहीं कहा, बादल दूत नहीं कहा, घन दूत नहीं कहा। तो अंग्रेजी में तो दिक्कत है ना, अंग्रेजी में कई शब्द है क्लाउड, तो क्लाउड मैसेंजर अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। उर्दू में बहुत अच्छा अनुवाद हुआ, पैक अब्र, बादल का जो दूत है, जो मैसेंजर है, काशिफ। तो काशिफ सुहाब भी इसका अनुवाद बहुत अच्छा हो सकता है। बादल, तो अब बादल का वो रूप जो छोटे भाई का रोल अदा कर रहा है यक्ष के, यक्षिणी तक संदेश ले जा रहा है, वह मेघदूत हुआ। तो ये जो शब्दों की अपनी एक एक, एक, एक दुनिया है, शब्दों को अर्थ समेटने की जो क्षमता है, और सही शब्द सही जगह रखने की जो कला है, उसका नाम साहित्य है। और जब